यूनियन बजट कुछ ही दिन में आने वाले हैं और पहली बार यूनियन बजट और रेल बजट को मर्ज किया गया है। इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ कोल और पावर मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजट में, और रेल बजट को पहली बार मर्ज किया गया है तो क्या बदलाव आ सकते हैं बजट में, और पावर और कोल सेक्टर के लिए क्या डिमांड है बजट अब से कुछ ही दिन में आने वाला है, उसके बारे में अगर हम पूछें पावर सेक्टर्स ने अपने तरफ से क्या बजट में डिमांड रखा है? भाई साहब, पावर, कोल और माइंस, ये तो तीन लगभग सेल्फ सफिशिएंट मिनिस्ट्रीज हैं। इनके कंपनियां सब कमर्शियल टर्म्स पे अच्छा मुनाफा भी कर रही हैं, अच्छी तरीके से चल रही हैं। एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं। तो मैं समझता हूँ इन तीन में तो कोई विशेष बजट से हमारी डिमांड नहीं है, कोई हमें विशेष कुछ चाहिए नहीं। उल्टे ये मिनिस्ट्रीज तो देती हैं बजट को डिविडेंड के रूप में, बोनस के रूप में। रिन्यूएबल एनर्जी जरूर, नवीकरणीय ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व में नेतृत्व किया, पेरिस से लेके कैसे प्रदूषण को कम किया जाए, कैसे विश्व को बचाया जाए जिससे अगली पीढ़ी को इस प्रकार का प्रदूषण ना सहन करना पड़े। और उस नेतृत्व में भारत भी अपने नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों को बढ़ा रहा है। हम भारत में सोलर इक्विपमेंट, सौर ऊर्जा का भी इक्विपमेंट भारत में प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चर हो, उसको प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा में एक थोड़ी और गति लाने के लिए हाइड्रो सेक्टर, विंड सेक्टर, शायद हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से थोड़ी आशाएं रखेंगे। उसके अलावा कोई खास बजट से हमें रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरा, चूंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपको ये पता पहली बार शायद 92 साल के बाद हो रहा है कि रेलवे बजट को मर्ज किया जा रहा है फाइनेंस बजट के साथ। क्या ये होगा, इसमें बजट किस प्रकार का होगा? क्या रेलवे के फाइनेंशियल सिर्फ बजट में बताए जाएंगे, या टैरिफ या किराया जो रेलवे के हर बार बजट में होते हैं, बढ़ाए घटाए जाते हैं, नई ट्रेन, उस पर अनाउंसमेंट होगा या नहीं होगा? मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत ही साहस का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये रेलवे बजट ब्रिटिश के टाइम में अलग रखा गया था कुछ उनके कारणों से। आज़ाद भारत को 70 वर्ष तक उसको अलग रखने का कोई कारण नहीं था। आखिर वो एक भारत का ही अंग है। बजट पूरे देश की स्थिति को आकलन करके निर्णय लेता है, और उसी प्रकार से जैसे बाकी सब क्षेत्रों में बजट कुछ निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार के निर्णय रेलवेज में भी लिए जाएंगे। बाकी ऑपरेशनल डिसीजंस तो हर विभाग अपने आप लेता है। अब कल कोयले के दाम क्या हो या बिजली के दाम क्या हो तो स्टेट सेट करती है, बिजली के दाम कोयले की कंपनी करती है। तो कोई बजट में ये सब चीज़ें तय करना है। आने वाले दिनों में जो रेगुलेटर की बात हो रही थी रेलवे सेक्टर की, जैसे पावर की है या टेलीकॉम की है, किराया तय करने के लिए रेगुलेटर हो सकता है? मुझे वो जानकारी नहीं है, वो तो वित्त मंत्री बता पाएंगे या बजट ही बता पाएंगे। दूसरी जो कंसर्न है सर, ये खबरें आ रही हैं कि सरकार कैशलेस को तो बढ़ावा दे रही है, कैश को डिसेंटिवाइज किया जाएगा। क्या इस तरफ कोई कदम उठाया जाए कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन? हमने अभी तक कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अभी तक निर्णय लिया गया है, पर विचार हो रहा है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो शायद मैं समझता हूँ हम सब ने इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए आप जाके कुछ खरीद रहे हैं, अगर आप बिल मांग लें और आप या उसको डिजिटली पे करें तो आप अपना योगदान दे रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, ईमानदार बनाने में। आखिर ये जो लोगों ने थोड़ा कष्ट भी सहा 50 दिन, हंसते हंसते क्यों सहा? प्रधानमंत्री जी की सराहना, समर्थन और आशीर्वाद देके क्यों सहा? क्योंकि उनको था कि ये जो मैं कष्ट सह रहा हूँ ये देश हित में है, भारत की अर्थव्यवस्था को मैं ईमानदार बनाने जा रहा हूँ, भारत के मजदूरों को अपना हक मिले, गरीबों का कल्याण हो। इस प्रकार की भावना से लोगों ने इसमें समर्थन दिया। आगे भी चल के अगर हम सब उपभोक्ता ये डिमांड करने लग जाएं कि हमें बिल मिले हर परचेज का, हम दुकानदार को कहे कि भाई इसका रिकॉर्ड बना के हमें बिल दो, तो मुझे लगता है कि ये भी एक देश सेवा का अंग हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन रेटिंग एजेंसीज ने, इवन आरबीआई ने ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न जताए हैं, आपको क्या लगता है आने वाले कितने क्वार्टर में वो कंसर्न दूर हो जाएंगे और नॉर्मल ग्रोथ की तरफ? वैसे तो अभी वित्त मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए रेवेन्यू के, उससे तो ऐसा कोई इमीडिएट कंसर्न दिखता नहीं है, पर हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स के लिए जरूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जिस अर्थव्यवस्था में 20% से भी ज़्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही थी, या जिसमें कैश लगभग 12-13% पूरे जीडीपी का था, उसको जब हम बदलने जा रहे हैं तो बदलाव में तो थोड़ी कष्ट, थोड़ा डिसरप्शन होता ही है। ये सरकार ने कोई
छोटा निर्णय नहीं लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक। पर आपको क्या 2 से 3 क्वार्टर में ये ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है शायद इतना समय भी ना लगे, बट प्रॉबेबली 1 या 2 क्वार्टर्स का जरूर इम्पैक्ट हो सकता है। पर आंकड़े वैसे बता नहीं रहे हैं। मैं बिजली का देख रहा था, नवंबर में 8.53% ग्रोथ हुआ, अक्टूबर में सिर्फ 1.27% था। कोयले का प्रोडक्शन 5.49% नवंबर में ग्रो हुआ, अक्टूबर में -2.03% था ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, हर एक में मैं बहुत तेज गति से वृद्धि देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ ये सभी अनुमान देते हैं। बिजली तो इंडस्ट्री यूज करती है, किसान यूज करता है, तो सिर्फ एक खबर ये भी आई थी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास काफी पैसा आया है ओल्ड नोट्स में, तो उनकी लगभग सुनते हैं 3000 करोड़ से भी अधिक पैसा एक्स्ट्रा आया है पिछले साल के इस पीरियड और इस साल के इस पीरियड में। जो कलेक्शन देखते हैं तो लगभग 3000 करोड़ की वृद्धि हुई है। एक बात चल रही है सर, आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन करने की, हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मैंडेटरी नहीं किया है, इसको लेकर सरकार कितना कंसर्न है? और ये ट्रांजैक्शन होने से ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी। सरकार भी कोई मैंडेटरी नहीं कर रही है, सरकार एक सुविधा दे रही है। आज देखिए, कई, जैसा मैंने कहा, मजदूरों को कैश में देके उनका शोषण होता है। अगर उनको बैंक के माध्यम से मिल जाए तो उनको डर नहीं है कि कोई आदमी उससे छीन सकता है। कोई, आप जानते हैं, दबंग बाहुबली लोग जो ईमानदारी मेहनत का पैसा है उसमें भी अपना कट ले लेते हैं। ये पैसा सेफ भी नहीं रहता है, उनके घरों में रखा रहता है। कई बार चोरी डकैती हो जाती है, कई बार रास्ते में आते जाते उनको नुकसान हो सकता है। पर अगर इतनी सुविधाजनक हो जाए पेमेंट कि अपने उंगली के फिंगरप्रिंट ही हमारी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, और उंगली के फिंगरप्रिंट लगा के और आधार नंबर तो लगभग आज सभी लोग अपना जानते हैं, आदमी अगर ट्रांजैक्ट कर सके तो मैं समझता हूँ तो बड़ा ही सुविधाजनक हो जाएगा। एक ये बात चल रही थी कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को बढ़ावा दे रही है, और पावर सेक्टर में भी ऐसा सोचा जा रहा है कि पावर सेक्टर में भी जो बेनिफिट, जो सब्सिडी दी जाए वो डीबीटी के थ्रू दी जाए। अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव उस पर कोई प्रस्ताव नहीं है, उस पर कुछ काम नहीं हो। आज के दिन कोई प्रस्ताव नहीं। दूसरा सर क्वेश्चन कुछ हम पूछना चाहेंगे, इलेक्शंस आने वाले हैं 5 राज्यों में, समाजवादी पार्टी में गृह कलह चल रहा है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? और आप बीजेपी की क्या संभावनाएं हैं इन 5 राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के सर्व लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। नोटबंदी और नोटबदली के बाद तो पूरे देश में जो उत्साह बना है, जिस प्रकार का समर्थन और आशीर्वाद भारत की जनता ने प्रधानमंत्री जी को दिया है, उससे तो स्पष्ट है कि ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विजय निश्चित है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी, बसपा वगैरह वैसे ही रेलेवेंट कम थे, अब वो अपने आप और ज़्यादा इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, डिमोनेटाइजेशन का चुनावों में फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? क्योंकि बहुत लोगों की डिमोनेटाइजेशन कोई चुनावी फायदे नुकसान के लिए नहीं किया गया है। डिमोनेटाइजेशन एक देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी। बिल्कुल, लेकिन अपोजिशन पार्टी इसको एक मुद्दा बना रही है चुनाव में। ऑपोजिशन पार्टी के व्यवहार को देख के मुझे लगता है शायद उन्हें चिंता है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है। पर आप आश्वस्त हैं कि इसका नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? मैं तो आश्वस्त हूं कि बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन वो इंसिडेंटल फायदा है। निर्णय देश हित में लिया गया, और जो निर्णय देश हित में लिया जाता है उसमें जनता स्वाभाविक है कि उसको समर्थन और आशीर्वाद देगी। एक जो दूसरी बात प्रधानमंत्री ने इंडिकेट किया था, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि 1 नवंबर से लागू हुआ है, उस पर भी सरकार काफ़ी ये है कि उस प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया था कि एक्शन लेगी सरकार। उस एक्ट पे किस तरह के एक्शंस हो सकते हैं? क्या सरकार कुछ ये कह सकते हैं लोगों की अपनी बेनामी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कीजिए, जैसे कि 500 1000 के नोट? दुर्भाग्य की स्थिति है कि जो 28 साल पहले एक्ट बना उसको नोटिफाई नहीं किया गया, रूल्स नहीं बनाए गए 28 वर्षों में। ये तो प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि मुझे भ्रष्टाचार और काला धन को ख़त्म करना है, जिसकी वजह से ये 2014 से लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, कठोर निर्णायक कदम उठा रहे हैं। बेनामी प्रॉपर्टी कोई नई बात नहीं है, पहले से इस देश में चर्चा का विषय है, लेकिन एक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार इसको नोटिफाई किया। काला धन सिर्फ करेंसी में नहीं है, काला धन प्रॉपर्टी में भी बहुत, रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है,
उस पर सरकार का क्या थिंकिंग है, इस पर क्या एक्शन हो सकता है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ से काला धन लगता है कि निकालने अब के लिए? जनता ने अपने आप स्वयं से सोचना चाहिए कि अब ये देश बदल रहा है, एक ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा है और सभी ने उस ईमानदारी के रास्ते को अपनाना चाहिए।